नमस्कार, मैं हूं अनामिका गिरी। खबर एक नजर में आपका स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे समलैंगिक विवाह यानी सेम सेक्स मैरिज की। समलैंगिक विवाह यानी सेम सेक्स मैरिज को कानूनी दर्जा देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज यानी 17 अक्टूबर को फैसला देगा। 11 मई को कोर्ट के 10 दिन की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की ओर से जोर दिया गया कि उनकी शादी को कानूनी मान्यता मिले। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने समलैंगिक शादी की मांग पर सुनवाई की है, जबकि केंद्र सरकार ने कहा था कि वह शादी का दर्जा दिए बिना समलैंगिक जोड़ों को कुछ अधिकार देने पर विचार कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वालों में 20 से अधिक याचिकाओं में ज्यादातर में समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता देने की मांग की गई थी। याचिकाओं में कहा गया है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में अंतर धार्मिक और अंतर जातीय विवाह को संरक्षण मिला हुआ है, लेकिन समलैंगिक जोड़ों के साथ भेदभाव किया गया है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि भारतीय जनता, भारतीय समाज और उसकी मान्यताएं समलैंगिक विवाह को सही नहीं मानते। कोर्ट को समाज के बड़े पैमाने के हिस्से पर आवाज को भी सुनना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि कानून बनाना या उसमें बदलाव करना संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। सरकार ने यह भी कहा कि शादी को मान्यता मिलने के बाद समलैंगिक जोड़े बच्चों को गोद लेने की भी मांग करेंगे। जो बच्चा ऐसे जोड़ों के यहाँ पलेगा, उसकी मनोस्थिति पर भी विचार किया जाना चाहिए। वहीं काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखा था। सांसद ने खेल कूद प्रतियोगिता काशी 2023 पोर्टल लॉन्च किया था। गांव से लेकर शहर तक खिलाड़ियों की प्रतिभा सामने आए, इसलिए वाराणसी में सांसद खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन 16 अक्टूबर से 8 नवंबर तक ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, जोन स्तर, विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज और विकास खंड, जोन और जनपद स्तर पे प्रतियोगिता कराई जा रही है। जिला स्तर पे 6 से 8 नवंबर तक प्रतियोगिता का आयोजन होगा। आपको बता दें कि वाराणसी के उदय प्रताप इंटर कॉलेज में प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल, दयाशंकर मिश्र दयालु और महापौर अशोक तिवारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में 2,77,642 लोगों ने पंजीकरण कराया है। प्रतियोगिता में पुरुष प्रतिभागी की संख्या 1,64,250 है। वहीं 1,13,227 महिलाओं ने पंजीकरण कराया है। नारी शक्ति की संख्या भी पुरुष प्रतिभागियों के लगभग करीब है। 165 ट्रांसजेंडरों ने भी पंजीकरण कराया है। उन्होंने बताया कि इसमें 27 प्रतियोगिता होनी है। महिलाएं एकल व टीम प्रतियोगिता में अधिकांश खेलों में प्रतिभा दिखाएंगी। जैसा कि काशी सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में अब तक जो रजिस्ट्रेशन है उसको देख के ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लोग इसके प्रति कितने उत्साहित है। लगभग 2.5 लाख के ऊपर अब तक का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको आश्चर्य होगा एक 103 साल के सीनियर सिटीज़न है, वो भी महिला हैं, उनके द्वारा अभी प्रैक्टिस भी शुरू कर दिया। उन्होंने बोला था कि हम इसमें प्रतिभाग भी करेंगे और इतने प्रेरणादायक है कि इस तरह की लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। वाराणसी के सांसद देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने पूरे देश में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए एक अभियान लिया है, सांसद खेलों प्रतियोगिता। उसी के तहत आज काशी के यूपी कॉलेज में यह प्रतियोगिता का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें कि सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, सभी सम्मानित अधिकारी, जिलाधिकारी, सीडीओ, हमारे मंत्री दयाशंकर जी, अशोक तिवारी जी प्रतिभाग करते हुए खिलाड़ियों को उत्साह भर रहे हैं। यहाँ पर 1.5 लाख खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसमें 11 साल का नौजवान बच्चा से लेकर के 100 साल के ऊपर की महिला पुरुष भाग ले रहे हैं। वहीं साहिबाबाद में गंग नहर की वार्षिक सफाई होने के चलते त्योहार बिना गंगा जल के ही मनेंगे। टीएचए के 10 लाख लोगों को दीपावली के बाद गंगा जल मिल सकेगा। सिंचाई विभाग की ओर से 24 और 25 अक्टूबर की रात से गंग नहर को बंद कर दिया जाएगा। 18 दिन की सफाई के बाद 11 नवंबर को नहर चालू करने का दावा किया गया है। गंगा जल परियोजना इकाई उत्तर प्रदेश जल निगम अधिशासी अभियंता
उन्मेष शुक्ला ने बताया कि हर साल अक्टूबर में गंग नहर की वार्षिक सफाई कराई जाती है। इस कारण प्रताप विहार प्लांट को करीब 1 माह तक पानी नहीं मिलता। इस दौरान टीएचए और नोएडा को गंगा जल की आपूर्ति बंद रहती है। नगर निगम और जीडीए अपने नलकूपों से पानी आपूर्ति करता है। सिंचाई विभाग की ओर से 24 और 25 अक्टूबर की रात से 11 से 12 नवंबर तक गंग नहर बंद रहने की जानकारी दी गई है। इस दौरान प्लांट से गंगा जल की आपूर्ति बंद रहेगी। इसकी सूचना नगर निगम और जेडीए की ओर से दी जा चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश में एक साल में महिलाओं की आर्थिक सेहत में अप्रत्याशित बदलाव आया है। पिछले साल जुलाई से दिसंबर के बीच ग्रामीण महिलाओं की आय 8,936 रुपए थी, जो अप्रैल से जून 23 के बीच में 20,000 से ज्यादा हो गई है। इसी अवधि में ग्रामीण पुरुषों की आय 15,000 से बढ़कर 19,000 हो गई है। वहीं शहरों में पुरुषों की आय में कोई खास अंतर नहीं आया है, लेकिन शहरी महिलाओं की आय 19,000 से 22,000 रुपए हो गई है। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे में ये तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की आय में लगातार इजाफा हो रहा है। खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं की औसत आय आश्चर्यजनक रूप से ज्यादा हुई है। वहां महिलाओं के लिए रोजगार में इजाफा हुआ है। ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर के मुताबिक वर्ष 2018-19 में यह दर लगभग 20% थी, जो वर्ष 2021-20 में बढ़कर 28% हो गई। वर्ष 2022 और 23 में ये दर 53% तक पहुंच गई है। स्वयं सहायता समूहों में 88% महिलाएं शामिल हैं। वहीं गाजियाबाद के लोनी नगर पालिका परिषद के संविदा और स्थायी कर्मचारियों का 2 माह से वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारियों ने नगर पालिका में तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन किया है। तालाबंदी की सूचना पर पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और चेयरमैन मौके पर पहुंचे। उन्होंने कर्मचारियों को जल्द वेतन देने का आश्वासन दिया है। आश्वासन के बाद कर्मचारी धरने से हटे। धरने पर बैठे कर्मचारी अमित ने बताया कि लोनी नगर पालिका में करीब 136 संविदा कर्मचारी हैं और 30 सफाई कर्मचारी हैं। स्थायी कर्मचारी का 2 माह से वेतन नहीं मिला है और संविदा कर्मचारी को 1 माह से वेतन नहीं मिला है। कर्मचारी सोनू ने बताया कि वर्ष 2016 से एरियर लागू है। कर्मचारी ने कुछ दिनों पहले ही चेयरमैन और अधिकारियों को पत्र देकर वेतन नहीं मिलने पर धरना प्रदर्शन करने की मांग की थी। मांग पूरी नहीं होने पर कर्मचारी एकत्रित होकर लोनी नगर पालिका पहुंचे। यहां वह गेट के सामने धरने पर बैठ गए और पालिका के एक गेट पर तालाबंदी की। इसके बाद एसडीएम अधिकारी और चेयरमैन ने बैठक की। बैठक के बाद धरने पर बैठे कर्मचारियों की मांग को मान लिया गया। सीएम योगी आज यानी 17 अक्टूबर को बुलंदशहर का दौरा करेंगे। टीपी नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। वहीं 632 करोड़ की 256 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से होगा। कार्यक्रम में भाजपाइयों की ओर से 30,000 महिलाओं के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, डूडा, ग्रामीण अभियंत्रण, जिला पंचायत समेत अन्य विभागों के करीब 1,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा। इसमें हाल ही में शहर के मुख्य बाईपास को 4 लेन, डीएम रोड से गांव जौनपुर तक सड़क चौड़ा करने और अवंतिका देवी मंदिर रोड को चौड़ा करने के लिए स्वीकृत किए गए प्रस्तावों समेत अन्य कार्य शामिल किए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे संस्करण का आज उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि शिखर सम्मेलन कल से 19 अक्टूबर तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक खाका अमृतकाल विजन 2047 का अनावरण करेंगे। ब्लूप्रिंट बंदरगाह सुविधाओं को बढ़ाने,
टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से रणनीतिक पहल की रूपरेखा तैयार करता है। प्रधानमंत्री 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन राष्ट्र को समर्पित और शिलान्यास करेंगे, जो भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था के लिए अमृतकाल विजन 2047 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री गुजरात के दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले टूना टेकरा ऑल वेदर ड्रिप ड्राफ्ट टर्मिनल की आधारशिला रखेंगे। इस अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड टर्मिनल को पीपीपी मोड में विकसित किया जाएगा। टर्मिनल जिसके एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र के रूप में उभरने की संभावना है। 18,020 फुट समकक्ष इकाइयों TEU से अधिक अगली पीढ़ी के जहाजों को संभालेगा और भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारों के माध्यम से भारतीय व्यापार के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करेगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री समुद्री क्षेत्र में वैश्विक और राष्ट्रीय साझेदारी के लिए 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 300 से अधिक समझौता ज्ञापन भी समर्पित करेंगे। इसमें यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले दुनिया भर के मंत्री भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन में दुनिया भर से वैश्विक CEO, व्यापारिक नेता, निवेशक, अधिकारी और अन्य हितधारक भी भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन में कई भारतीय राज्यों का भी प्रतिनिधित्व मंत्रियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा। Global Maritime India Summit 2023. This is the third edition of this kind. इसका पहले 2 बार 2016 और 2021 में सफलपूर्वक हो चुका है। आज से हमारी मुंबई में 3 दिन का कार्यक्रम ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 शुरू हो रहा है और कुछ देर का बाद हमारी परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश और विदेश की हमारी मैरीटाइम इंडस्ट्री की प्रमुख जो व्यक्ति है, जो हस्ती है, वो भाग ले रहा है। तो मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के जरिए निश्चित रूप से भारत अगले दिनों में अमृत कालखंड में एक लीडिंग मैरीटाइम नेशन बनने जा रहा है। वहीं इजराइल और हमास के बीच पिछले 11 दिन से जंग जारी है। एक तरफ हमास खुली चुनौती दे रहा है तो इजराइल ने भी साफ कर दिया है कि हमास के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। इन सब के बीच लाखों की संख्या में फिलिस्तीनी शरणार्थियों को लेकर वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ गई है। इन सब के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कुछ खास देशों की यात्रा करने वाले हैं, जिनमें इजराइल, जॉर्डन, अम्मान शामिल हैं। जहां एक तरफ ईरान भी धमकी दे रहा है, वहीं हिजबुल्लाह ने भी फ्रंट खोल दिया है। इन सब के बीच इजराइल ने साफ कर दिया है कि इस दफा जंग आर पार की होगी। इजराइल की सेना के मुताबिक लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह के आतंकियों ने IDF के टैंकों और चौकियों पर गोलियां चलाई हैं, साथ ही रॉकेट से भी अटैक किया। इन सब के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी PM नेतन्याहू से बातचीत कर मामले को सुलझाने पर जोर दिया है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमास और हिजबुल्लाह भी आतंकी वारदात को रोकेंगे।